हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरें बिना देरी के आपको बताते हैं। जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग पर और बांग्लादेश को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर बड़ी बात कही, जिसके बाद पहली बार बॉर्डर पर होने वाली है हाई लेवल मीटिंग। क्या रहने वाला है मुद्दा, वहीं बताएंगे। पाकिस्तान की फिर एक बार हुई अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती। 48 घंटों में 12 देशों से 121 पाकिस्तानियों को निर्वासित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे वो कौन कौन से 12 देश हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाल दिया, वहीं बताएंगे। मोदी ट्रंप मुलाकात से चिढ़ गया चाइना, सताने लगा एक्शन का डर तो देने लगा ये बयान। वहीं अमेरिका से भारत को मिला F-35 फाइटर जेट का ऑफर तो बौखला गई शहबाज सरकार, और साथ में पाकिस्तान को आतंकवाद पर भी दिया फटकार, वहीं बताएंगे। कौन बनेगा दिल्ली में मुख्यमंत्री, 15 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। वो कौन कौन है 15 नामों में? साथ ही साथ लगातार सोने चांदी के रेट में दिखाई दे रहा है उछाल। आज की क्या रेट है, सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बांग्लादेश पर बयान के बाद पहली बार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रही है हाई लेवल मीटिंग। दोस्तों, ये हाई लेवल मीटिंग 17 से 20 फरवरी के बीच होगी। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच ये बैठक BSF के हेडक्वार्टर में होगी। इस बैठक में कई मुद्दों जैसे कि सीमा पर बाढ़ का निर्माण, BSF पर्सनल पर हमला और बांग्लादेशी घुसपैठ पर चर्चा होगी। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद यह पहली शीर्ष स्तरीय बैठक होगी, यानी हाई लेवल मीटिंग होगी। दोनों देशों के बीच 55वीं DG स्तरीय इस बैठक में भारत की तरफ से BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हिस्सा लेंगे, जबकि BGB प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेजर जनरल मोहम्मद अशरफजमा सिद्दीकी करेंगे। इससे पहले इस बैठक को अक्टूबर में आयोजित किया जाना था, लेकिन तब किन्हीं कारणों से इसको रद्द कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, और ये मीटिंग आप समझ सकते हैं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मैं पूरे बांग्लादेश का भार सौंपता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी और भारत जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में इन बयानों के बाद यूनुस सरकार में वैसे ही खलबली मच गई थी, और अब शायद भारत के सामने तरीके से पेश आएंगे मोहम्मद यूनुस और उनकी सेना। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, अवश्य बताइएगा कमेंट में। वहीं आपको बता दें, फ्रांस और अमेरिका यात्रा से स्वदेश लौट चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अब तय होगा दिल्ली के नए CM का नाम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस और अमेरिका की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस और अमेरिका में AI शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। पीएम के वापस लौटने के बाद साथ ही दिल्ली के नए CM को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है, जो हम आपको आगे की खबरों में बताएंगे। फिलहाल दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस आए हैं। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पाकिस्तान की फिर अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती। 48 घंटों में 12 देशों से 131 पाकिस्तानी निर्वासित। क्या है कारण, बता दें। पाकिस्तान ने अपनी ऐसी छवि बना ली है कि पूरी दुनिया से पाकिस्तानी नागरिकों को खदेड़ा जा रहा है। पिछले 48 घंटों में कम से कम 131 पाकिस्तानियों को 12 देशों से विभिन्न कारणों से निर्वासित किया गया है। इनमें अधिकतर वे लोग शामिल है जो नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में पकड़े गए थे और अवैध प्रवेश और नौकरी छोड़ने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरबिया ने नशीली दवाओं की तस्करी और बिना सूचना के नौकरी छोड़ने के लिए 74 पाकिस्तानियों को निर्वासित किया। तो उधर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने भी अवैध प्रवेश, चोरी और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के आरोप में कई पाकिस्तानियों को निष्कासित किया। इसके अतिरिक्त कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को ओमान, कंबोडिया, बहरीन, अजरबैजान, इराक और मैक्सिको से निर्वासित किया गया। एक अलग घटना में मानव तस्करी के आरोपी 2 व्यक्तियों को मोरिटानिया और सेनेगल से भी निर्वासित किया गया। इमिग्रेशन स्रोतों के मुताबिक सऊदी अरबिया की यात्रा करने वाले 30 उम्राह तीर्थ यात्रियों को अग्रिम होटल बुकिंग और खर्चों के लिए पर्याप्त धन की कमी के कारण अपनी उड़ानों में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई। साइप्रस, UK, अजरबैजान और किर्गिस्तान में छात्र या अध्ययन वीजा पर यात्रा करने वाले 7 युवा यात्रियों को भी उतार दिया गया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती पाकिस्तान की। आखिर पाकिस्तान बर्दाश्त कैसे करता है दोस्तों? इतनी बड़ी बेइज्जती वही बर्दाश्त कर सकता है जिसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं होती। शायद यही सबसे बड़ी वजह रह रही होगी पाकिस्तान के लिए। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। वहीं बता दें, मोदी ट्रंप मुलाकात से चिढ़ गया चाइना, सताने लगा एक्शन का डर तो कहने लगा आपसी सहयोग से तीसरे पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे
दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देश के बीच कई मुद्दों पर बात हुई और ट्रंप ने भारत को फाइटर जेट F-35 भी ऑफर किया। पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने कहा है कि दोनों की बैठक से किसी तीसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। मालूम हो कि डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर लंबे समय से चीन रहा है और भारत का भी चीन से रिश्ता बहुत आसान नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की बैठक पर सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए बीजिंग ने शुक्रवार को कहा कि उनके द्विपक्षीय सहयोग से में चीन को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और इससे किसी तीसरे देश के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मोदी और ट्रंप के बीच हुई वार्ता में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के अलावा अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी को स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारत क्वाड गठबंधन का सदस्य है जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चीन क्वाड से चिंतित है और उसका कहना है कि इस गठबंधन का उद्देश्य उसके उभार को रोकना है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा भारत को मिले इस F-35 फाइटर जेट का ऑफर और पाकिस्तान को आतंकवाद पर फटकार के बीच मोदी ट्रंप की दोस्ती देख बौखला गई शहबाज सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती को देखकर पाकिस्तान की ओर से आनन फानन में बयान जारी कर दिया गया और भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने के लिए मिले ऑफर पर चिंता जाहिर की। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त बयान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। मोदी और ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेकर उससे चेतावनी देकर कहा कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी हमलों के अंजाम देने के लिए ना करे। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली ने कहा कि हम गुरुवार को भारत और अमेरिका के संयुक्त बयान में पाकिस्तान के संदर्भ को एक तरफा, भ्रामक और कूटनीतिक मानदंडों के खिलाफ मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग करने के बावजूद उनके संयुक्त बयान में पाकिस्तान का एक संदर्भ जोड़ा गया है। ऐसे संदर्भ भारत की ओर से क्षेत्र और उसके बाद आतंकवाद और न्यायोत्तर हत्याओं को प्रायोजित करने को ढक नहीं सकते हैं। वहीं बता दें, दूसरी ओर रशिया और चाइना के साथ परमाणु नियंत्रण वार्ता शुरू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। रक्षा बजट में कटौती की है उम्मीद। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो रशिया और चाइना के साथ परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की वार्ता फिर से शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि अंत में तीनों देश अपना रक्षा बजट को आधा करने पर सहमत हो सकते हैं। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सैकड़ों अरब डॉलर जो अमेरिकी परमाणु निवारक प्रणाली को पुनः निर्माण पर खर्च हो रहे हैं उस पर चिंता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के प्रतिद्वंदी देशों के इस मामले में खर्च में कटौती करने के लिए प्रतिबद्धता मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे पास पहले से ही काफी परमाणु हथियार है, हमें नए हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को 50 या 100 बार नष्ट करने की क्षमता है और हम अभी भी नए हथियार बना रहे हैं, जबकि रशिया और चाइना भी यही कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह बहुत बड़ा खर्च है जिससे अन्य महत्वपूर्ण कामों में इस्तेमाल किया जा सकता था और उम्मीद जताई है कि यह खर्च कुछ और अधिक उत्पादक चीजों पर जाएगा। वहीं बता दें, पोप फ्रांसिस की अचानक बिगड़ी तबीयत, रोम के अस्पताल में हुए भर्ती। जी हाँ, 14 फरवरी 2025 को पोप फ्रांसिस को रोम के जेमेली पॉलीक्लिनिक में भर्ती किया गया। उन्हें ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही अन्य स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। यह कदम उनकी सांस संबंधित समस्या के बढ़ने की वजह से उठाया गया है। पोप फ्रांसिस पहले से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और इस वजह से वे अक्सर अपने भाषणों के दौरान सहयोगियों से मदद भी लेते हैं। ब्रोंकाइटिस एक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में सूजन और जलन हो जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 वर्ष और इस उम्र में उनकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ चुकी हैं। तो उधर आपको बता दें, वोलोदिमीर जेलेंस्की का सबसे बड़ा बयान, कहा, मैं पुतिन से तभी मुलाकात करूंगा जब ट्रंप के साथ साझा योजना पर बातचीत हो जाएगी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीस डील मीटिंग जाने से पहले जेलेंस्की की ये नई शर्त आपको बता दें। पिछले 3 सालों से चल रहे यूक्रेन युद्ध में अब शांति समझौते की चर्चाएं तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच पीस डील को लेकर फोन पर बातचीत हो चुकी है। इन दोनों नेताओं के जल्द ही मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस पीस डील के पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो पुतिन से तभी मुलाकात करेंगे जब वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक संयुक्त योजना पर सहमत नहीं हो जाते। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ही यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी लगातार इसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध शुरू होने के समय से लेकर अब तक बाइडेन प्रशासन यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने का काम कर रहा था, लेकिन ट्रंप के आने से ही इस युद्ध के खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। शपथ ग्रहण से पहले भी ट्रंप लगातार इस युद्ध के खिलाफ बयान देते रहे हैं। उनका कहना था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन में युद्ध कभी शुरू होने ही नहीं देता। तो उधर आपको बता दें, 2 और विमानों से भारतीय निर्वासितों को भारत भेज रहा है अमेरिका। 15-16 फरवरी को पंजाब में उतरेंगी उड़ानें। दोस्तों, अमेरिका जल्द ही 2 और विमानों से बगैर कानूनी दस्तावेज वाले भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजेगा। ये विशेष उड़ानें सप्ताहांत में पंजाब के अमृतसर में उतर सकती हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन ब्यूरो को लिखित संदेश भेजा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में
सामने आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष आव्रजन का मुद्दा उठाया है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने सत्यापित नागरिकों को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 119 भारतीय निर्वासितों को लेकर पहली उड़ान 15 फरवरी को रात 10:05 पर अमृतसर पहुंचेगी, जबकि दूसरी उड़ान 16 फरवरी की रात को उतरेगी। द प्रिंट ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से बताया कि पहली उड़ान में 119 भारतीय प्रवासियों में से 67 पंजाब से, 33 हरियाणा से, 8 गुजरात से, 3 उत्तर प्रदेश से और 2 गोवा और महाराष्ट्र, राजस्थान से और 1 हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होंगे। जी हाँ, ऐसे में अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान की लैंडिंग पर भड़क उठे हैं सीएम मान, केंद्र पर निकाली भड़ास। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका में अवैध तरीके से किए गए भारतीयों को लेकर एक और अमेरिकी विमान 15 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खासी नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से गैर कानूनी प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहे विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने इस कदम को पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की केंद्र सरकार की गहरी साजिश को बताया। सीएम मान ने कहा कि पंजाब को भारत के लिए सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला और देश की शक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने पंजाब को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर आने वाले विमान को अमृतसर में उतारना भारत सरकार की विश्व स्तर पर पंजाब की छवि को खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। भगवंत सिंह मान ने विदेश मंत्रालय की तरफ से अमृतसर को यह विमान उतारने के लिए चुनने पर सवाल उठाया, जबकि देश में सैकड़ों अन्य हवाई अड्डे हैं। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय स्पष्ट करे कि अमृतसर में क्यों उतारा जा रहा है ये सैन्य विमान। हालांकि दोस्तों, भारतीय ही वापस आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एयरपोर्ट पर वापस आए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सीएम भगवंत मान को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, तो दोस्तों अपनी राय देना मत भूलिएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पंजाब में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पर हमले की बहुत बड़ी साजिश हुई नाकाम। बिहार में कटर से काटा गया ट्रैक, बड़ी दुर्घटना टली गई है। दोस्तों, बिहार के झाझा जसीडीह रेल खंड पर हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर एक बड़ी रेल दुर्घटना की साजिश नाकाम हो गई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने कटर मशीन से रेलवे ट्रैक को ही काटने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक पूरी तरह से नहीं कट पाने की वजह से कई ट्रेनें गुजर गई और किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया। ये घटना दादपुर बीएच और झाझा रेलवे स्टेशन के बीच रानीकुरा गांव के पास घटी, जहां अपराधियों ने ट्रैक को 50% तक काट दिया था। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक को लोहा काटने वाली कटर मशीन से काटने के स्पष्ट निशान देखे गए हैं। असामाजिक तत्वों ने रेलवे लाइन को करीब 1 इंच की गहराई तक नुकसान पहुंचाया, जिससे ट्रैक कमजोर हो गया। गनीमत रही कि ट्रैक का निचला हिस्सा जुड़ा रह गया था, जिससे पूरी रात ट्रेनों का संचालन जारी रहा। हालांकि इस दौरान रेलवे सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये हादसा दोस्तों टला है तो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता की वजह से। ग्रामीणों ने ट्रैक पर संदिग्ध निशान देखे और तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। अगली खबर आपको बता दें, जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक्सीडेंट, कार्गो शिप को मारी टक्कर। स्वेज नहर के पास घटी घटना। जी अमेरिकी नौसेना के एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने स्वेज नहर के पास एक कार्गो शिप को टक्कर मार दी। अमेरिकी नौसेना के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन बुधवार रात भूमध्य सागर में मिस्र के पास एक व्यापारी जहाज से टकरा गया। ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी युद्धपोत और पनामा के झंडे वाले जहाज बेसिक टास एम के बीच टक्कर किस वजह से हुई, लेकिन प्रवक्ता ने बताया कि इससे ट्रूमैन में कोई दरार नहीं आई और उसके परमाणु रिएक्टर संयंत्र अप्रभावित रहे। उधर आपको बता दें, रशियन बियर कैन पर महात्मा गांधी की फोटो देख भड़के भारतीय बता दिया इसको बड़ा अपमान। दरअसल इंटरनेट पर इन दिनों एक चौंकाने वाली तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें रूसी बियर ब्रांड रिवोल्ट के उत्पादन पर महात्मा गांधी की तस्वीर देखी गई है। इस खबर के सामने आते ही भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स में आक्रोश फैल गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स रिस्पेक्ट गांधी जैसे हैशटैग के साथ विरोध जता रहे हैं। कई लोगों ने इसे भारत का अपमान बताते हुए ब्रांड पर कार्रवाई करने की मांग की है। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक है। महात्मा गांधी शराब के कट्टर विरोधी थे और उनकी तस्वीर बियर ब्रांड पर लगाना अपमानजनक है। ये ब्रांड भारत के खिलाफ जानबूझकर नकारात्मक प्रचार कर रहा है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। अगर भारत में पुतिन की तस्वीर वाली बियर बिकती तो रशिया की क्या प्रतिक्रिया होती। ऐसे ही भारत को भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए। वहीं बता दें, चीन की खाट खड़ी करने एलएसी पर तैनात होगी अमेरिकी स्ट्राइकर जेवलिन ATGM से साधेगी निशाना। सेना में जल्द होगी ये शामिल। दोस्तों, भारतीय सेना आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। सेना अपने पुराने सैन्य सामानों को आधुनिक सामानों से बदलने की प्रक्रिया में लगी हुई है। इस वक्त सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में करीब 2000 रूसी ICV BMP-2 उपलब्ध हैं, जिसे सेना जल्द ही 500 से ज्यादा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी ICV को अमेरिकी ICV स्ट्राइकर से बदलने जा रही है। अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा
चर्चा की। इसके बाद भारत और अमेरिका के संयुक्त बयान में भारतीय सेना के लिए ICV स्ट्राइकर और जेवलिन ATGM का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। वहीं बता दें, तुर्की या सऊदी अरबिया मुस्लिम देशों का नेता कौन? मलेशिया के PM ने लिया एर्दोगन का नाम। क्या आग बबूला होंगे? प्रिंस MBS बता दें, इस्लामिक देशों का खलीफा कौन होगा? सऊदी अरबिया और तुर्की के बीच लंबे समय से एक कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। दोनों ही देशों के नेता इस्लामिक देशों में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ताकत का नुमाइश करते रहते हैं। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने तुर्की के राष्ट्रपति को इस्लामिक देशों का नेता कहकर बहस की इस आग में हवा दे दी है। जकार्ता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अनवर इब्राहिम ने तुर्की के राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और मुश्किल समय में साथ देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल परिस्थिति में जब हर किसी ने उनका साथ छोड़ दिया था, उस वक्त भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन उनके साथ खड़े रहे। इसी दौरान अनवर इब्राहिम ने उन्हें इस्लामिक देशों का नेता कहकर संबोधित किया, जो निश्चित तौर पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं आएगा। इस्लामिक देशों का नेता बनने का यह मुकाबला लगातार चलता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी एर्दोगन को आधुनिक खलीफा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंस सलमान ने उनकी हेकड़ी टाइट कर दी थी। सऊदी अरब इस कदर नाराज हुआ था कि उसने पाकिस्तान की मदद ही रोक दी थी, जिसके बाद घबराकर इमरान खान सऊदी के चरणों में गिर गया था। कई महीनों के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनको माफ किया था। ऐसे में इस्लामिक देशों का नेता बनने के लिए मुख्य तौर पर सऊदी अरब, तुर्की और ईरान के बीच रेस चलता रहा है। इस वजह से तीनों ही देशों के आपसी संबंध हमेशा से खराब रहे हैं। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को लगा बड़ा और तगड़ा झटका। जज ने यूएसएड की फंडिंग पर रोक हटाने के लिए तय कर दी 5 दिन की समय सीमा। जी हाँ, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक संघीय जज ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता और विकास कार्यों के लिए अमेरिकी मदद को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है और इस आदेश को लागू करने के लिए 5 दिनों की समय सीमा तय की है। जज ने यह फैसला गुरुवार को दिया। फैसले में उन्होंने बताया कि ट्रंप प्रशासन के वित्तीय मदद को अचानक रोकने से अमेरिका और दुनिया भर में काम करने वालों और गैर लाभकारी संगठनों को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मामला था जिसमें अमेरिकी सहायता एजेंसी और विदेशी सहायता को रोकने के फैसले को चुनौती दी गई। कई सरकारी कर्मचारी समूह सहायता संगठन पहले ही अदालतों में यह आरोप लगा चुके हैं कि ट्रंप प्रशासन ने बहुत तेजी से विदेशी मदद को खत्म किया, जिससे कई संगठन वित्तीय संकट में आ गए हैं। वहीं बता दें, इस देश ने मुस्लिम दुनिया में कायम की भाईचारे की मिसाल पाकिस्तान को लेनी चाहिए सीख। इजराइल भी हुआ मुरीद। दोस्तों, अजरबैजान ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में यहूदी विरोध यानी एंटी सेमिटिज्म को शामिल करने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ वो पहले मुस्लिम बहुल देश बन गया है जो यहूदियों के प्रति सहिष्णुता को स्कूल स्तर पर सिखाने जा रहा है। ये कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सांस्कृतिक सद्भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अजरबैजान के इस फैसले से पाकिस्तान को भी भाईचारे की सीख लेनी चाहिए। शांति और सांस्कृतिक सहिष्णुता के लिए निगरानी संस्थान की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान के स्कूली पाठ्यक्रम में यहूदियों और इजराइल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही हॉलोकॉस्ट के दौरान मारे गए 60 लाख यहूदियों के नरसंहार को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। वहीं बता दें, दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 15 नाम हुए शॉर्ट लिस्ट। अब प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे इसका फैसला। दरअसल दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंट डाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे से लौटने का इंतजार भी खत्म हो चुका है। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 19 या 20 फरवरी तक शपथ ग्रहण हो सकता है। 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। बीजेपी के 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। उनमें से 9 नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। बता दें कि रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, शिखा राय और पवन शर्मा का नाम चर्चा में है। हालांकि ये सिर्फ कयास है। पीएम मोदी और अमित शाह राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। ये 9 नाम हमने आपको बताते दोस्तों, रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, पवन शर्मा और रविंद्र सिंह, इनमें से कोई हो सकता है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बीजेपी का। जी हाँ, तो जरा आपको बता दें, मणिपुर में कभी भी बन सकती है बीजेपी की नई सरकार। संबित पात्रा ने राष्ट्रपति शासन लागू होने पर दिया बयान। दोस्तों, मणिपुर में सीएम के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद निलंबित राज्य विधानसभा को जमीनी स्थिति के आधार पर भविष्य में किसी भी दिन बहाल किया जा सकता है। इसको लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाजपा प्रभारी संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य में शांति और स्थिति का सामान्य बनाए रखने के मकसद से निरंतर प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेइती और कुकी समुदाय के बीच महीनों से जारी हिंसा से प्रभावित मणिपुर में जातीय आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है। वहीं बता दें, सरकारी एक्स हैंडल पर बवाल के बाद यू टर्न अरविंद केजरीवाल का हटेगा अब नाम। जी हाँ, सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदले जाने को लेकर मचे सियासी बवाल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने फौरन एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेटर लिखा है। दिल्ली के सीएम कार्यालय
कार्यालय ने एक्स को लिखे लेटर में सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक हैंडल को बहाल करने के लिए कहा है। आपको बता दें इसका नाम कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया था। भाजपा ने इसको लेकर केजरीवाल के खिलाफ हमला बोलते हुए एलजी से पूरी प्रकरण की जांच कराने की मांग की थी। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया था कि सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उससे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का निजी अकाउंट बना दिया गया था, जबकि इसे बनाने पर सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया था। वहीं बता दें राजीव कुमार का कार्यकाल हुआ पूरा, अब चुने जाएंगे नए सीईसी। जल्द होगा बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होंगे। उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक आगामी सोमवार को हो सकती है। हालांकि बैठक की निश्चित तारीख की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि नए चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने के आसार हैं, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वही अगले साल उनके कंधों पर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभानी है। साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार लाएगी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून कमेटी बनाई गई। जी हां, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र राज्य पुलिस महासंचालक के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करके एक रिपोर्ट बनाएगी और यह रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें किसानों और केंद्र सरकार की मीटिंग हुई बेनतीजा। 22 फरवरी को अगली बैठक में शामिल होंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हां, कमोबेश एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को केंद्र के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। चंडीगढ़ में यह मीटिंग हुई और 22 फरवरी को अगली बैठक शेड्यूल की गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम और किसान नेताओं के बीच एमएसपी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मीटिंग के बाद कहा कि हम एक और बैठक करेंगे और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। यह मीटिंग चंडीगढ़ या दिल्ली में हो सकती है। तो उधर आपको बता दें सोने की रिकॉर्ड छलांग 89,000 के स्तर से पार, 2,000 की उछाल के साथ चांदी 4 महीने के उच्च स्तर पर। दोस्तों, वैश्विक बाजार में मजबूत रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 1300 रुपए बढ़कर 89,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने बताया कि गुरुवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 88,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव शुक्रवार को 1300 रुपए की तेजी से के साथ 89,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि पहले इसका भाव 87,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। जी हां, और ऐसी संभावनाएं हैं कि लगातार सोने के दाम बढ़ते ही जा सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें महाकुंभ के लिए रेलवे ने की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन की घोषणा। उत्तर रेलवे महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15, 16 और 17 फरवरी को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रयागराज के रास्ते वंदे भारत विशेष ट्रेन चलाया जाएगा। उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को बयान में कहा कि वंदे भारत विशेष ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से सुबह 5:30 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 12 बजे प्रयागराज होते हुए 2:20 पर वाराणसी पहुंचेगी। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।